चलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का स्ट्रेंथ सिक्योरिटी रहने के वजह पता चल गया होगा सब। वरना आई थी नहीं आई थी, हो सकता है इस क्लास में आए। चलो, एनीवे, गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम द अदर साइड आल्सो। अंश अग्रवाल को लगता है पहाड़ियां याद आ रहे हैं, कैलाश पर्वत के डीपी लगा रखे हैं। अब कैलाश पर्वत है या कौन से पर्वत मुझे नहीं पता, बट डीपी में तो ये नजर आ रहा है। Good morning messages from Parth, Garv. Garv has become Desi. Pranam sir. Ansh, Harshit, Rishabh, Krish, Ansh. When will we get the midterm results? Midterm results अभी वो हाफिली वाला अभी तक मिला नहीं है? Yes sir. नहीं मिला? ना स्कोर शीट भी नहीं मिला। चलो, anyway, let's quickly start now. हम लोग जो है सैटेलाइट के बारे में काफी डिस्कशन कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं पहले। और आज हम लोग करेंगे सैटेलाइट के ऑर्बिट के बारे में। तो सैटेलाइट ऑर्बिट, एज आई सेड, जब हम लोग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, तो हम लोग का कोशिश हमेशा रहता है कि सैटेलाइट जो है सर्कुलर है। उससे फायदा क्या होता है ना, देखो, यूनिफॉर्म डिस्टेंस पे अर्थ से रहेंगे तो सिग्नलिंग आसान है। अगर इलेक्ट्रिकल करोगे तो पता प्रॉब्लम कर दे, कभी दूर चला गया तो सिग्नल वीक हो जाएगा, कभी पास में आ गया तो क्या सिग्नल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे तो बड़ा मुश्किल होगा ना कि सिग्नल को हम कैसे कैच करें, या कौन से सिग्नल को एक मीडियम सिग्नल मान के चलें, तो दैट्स भी इरिटेटिंग है। तो देखो, हम लोग चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन हो, लेकिन एग्जैक्ट सर्कुलर मोशन जनरली हो नहीं पाता है, एकदम एग्जैक्टली सर्कुलर तो बहुत ही मुश्किल से होता है। और खास करके अगर हम प्लैनेट्स को देखेंगे तो वो तो बिल्कुल ही सर्कुलर नहीं होता है, सारे एलिप्टिकल, ठीक है। और फिर मैं उसके ऊपर बताया था कि एलिप्टिकल हो लेकिन तुम उसको एज सर्कल ट्रीट कर सकते हो, या उसके जो वैल्यूज आते हैं वो लगभग सर्कल के बराबर होता है अगर तुम सर्कल के रेडियस को लेते हो एज सेमी मेजर एक्सिस। बाद में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देने वाला हूं, ठीक है ना। सपोज ये अर्थ है, कैपिटल एम है, और यहां से आर डिस्टेंस दूर, ठीक है, ये आर है, और आर हाइट पे एक सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे कर, ठीक है, जिसका मास है सपोज m, राइट। और सैटेलाइट का वेलोसिटी उस समय लेट्स से u इज द ऑर्बिटल स्पीड ऑफ दिस, u इज द ऑर्बिटल स्पीड एट रेडियस 2r, रेडियस 2r, हाइट r है लेकिन रेडियस क्या होगा ना इसका 2r, ठीक है, ये इसका ऑर्बिटल स्पीड है। अब मैं क्या करता हूं, एक और m मास का पार्टिकल को इधर फेंक देता हूं विद द स्पीड ऑफ सपोज u by 4, या उल्टा भी कर सकते हो, एक काम करो, चलो ऐसे कर दो, 3u by 2, एक ही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में कर दो, ठीक है। 3u by 2 और ये जाके हिट करता है, हिट्स एंड स्टिक्स। तो देखो, अभी अगर इस सैटेलाइट का या इस प्लैनेट का जो भी कह लो, अगर मान लो टाइम पीरियड t है सपोज, तो सपोज इसका टाइम पीरियड t है, तो इसका टाइम पीरियड मान लो t है, इनिशियली t है, तो फाइनल टाइम पीरियड, ये ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो। क्यों? क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग थीम है, इंपॉर्टेंट थीम है, और इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक आया नहीं। देखो, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा लिमिटेड स्कोप ऑफ क्वेश्चन, लिमिटेड मतलब इन द सेंस कि या तो जी के ऊपर आएगा, या तो पोटेंशियल, या तो फील्ड, और एक सैटेलाइट, और एक एस्केप वेलोसिटी, तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक कवर कर देंगे 5-10 मिनट। तो इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन ढंग से आया नहीं। सो अंडरस्टैंड दिस थीम वेरी प्रॉपर्ली। सपोज m मास का एक पार्टिकल इसको हिट करता है, chi by 2 u से इसका u है, u इज ऑब्वियसली द ऑर्बिटल स्पीड। तो इन दैट केस सैटेलाइट देखना अभी सर्कुलर ऑर्बिट पे है ना, देखना उस समय एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, एस्केप भी कर सकता है, बट देन अभी फिलहाल नहीं मान के चलो कि एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऐसे केस में तुमको बताना है व्हाट विल बी द न्यू टाइम, ठीक है। गो अहेड, स्टार्ट। बेसिक आइडियाज के इक्वेशन लिख लिया, है ना। चलो ठीक है, अब मैं इंटरवीन कर रहा हूं। प्लीज रिपीट द क्वेश्चन देहम हैज आस्क्ड। देखो, क्वेश्चन ये है देहम
कि ये जो सैटेलाइट ऑलरेडी मूव कर रहा है, इसका रेडियस है 2r या इसका हाइट है r। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। अब यहां से एक नया पार्टिकल आके इसको कोलाइड करता है तो क्या होगा, तो देखना ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है ना, देखना ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस एलिप्टिकल ऑर्बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो टाइम पीरियड होगा वो निकाल, ठीक है ना। चलो लेट मी स्टार्ट। द फर्स्ट कांसेप्ट इज दैट ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन वाला पार्ट पहले हम लिख देते हैं। तो कोलिजन वाला पार्ट क्या होगा, mu plus m into 3/2u is equal to 2m into v। ये हो गया जस्ट आफ्टर कोलिजन का वेलोसिटी, ठीक है ना। तो v कितना हो जाएगा ना, 5/2 है और डिवाइड करो तो 4। दैट्स द वेलोसिटी, ठीक है। सर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स निगलेक्ट कर, ग्रेविटेशनल फोर्स का इन द सेंस कि ये तो एनीवे सर्कल में मूव कर ही रहा है नहीं? और इसी डायरेक्शन में जा रहा था और यहां से आके कोलाइड किया, तो एनीवे ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर मोमेंटम कंजर्व करता है, ठीक है ना। तो इसलिए फोर्स को नेग्लेक्ट हमने नहीं किया। हम इतना ही कह रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे भी तो रेडियल और कोलिजन जो है टेंजेंशियल है। तो कोलिजन के कारण जो भी इफेक्ट हो रहा है वो तो परपेंडिकुलर टू द फोर्स है। तो ये तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, अगर याद करके देखो कि अक्सर क्या होता है, नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता, फिर हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन उसके परपेंडिकुलर करते हैं। तो हम वही कर रहे हैं, इस केस में भी वही हो रहा है, हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के परपेंडिकुलर मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं, इट इज अलाउड। चलो तो ये देखो 20/5 यू आ गया। इसके बाद हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। यहां से देखना ये पार्टिकल ऐसे करके देखना कुछ ऐसे हो जाएगा। अभी तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है कि सून यू विल आल्सो कम टू नो हाउ एंड व्हाई इट इज हैपनिंग, ठीक है ना। तो क्या होगा ना, m मतलब 2m हो गया आपको, v यानी 5/4u into r बोलते हैं यहाँ पे 2r है, इसको 2r लिखेंगे इज इक्वल टू, अगर ये एलिप्टिकल होता है तो कल याद करके देखो हमने डिस्कस किया था कि सिर्फ पेरिहेलियन और एपहेलियन में इसके वेलोसिटी परपेंडिकुलर होता है। तो अगर एंगुलर मोमेंटम देखते हो तो एक्चुअली sin थीटा टर्म आना चाहिए, जो कि इन दोनों पॉइंट्स पे नहीं है। इन्हें अगर जैसे इसके sin 90 के बराबर है, दैट्स द पॉइंट। इज इक्वल टू m v r। तो मुझे नहीं पता क्या वेलोसिटी है, मुझे ये भी नहीं पता कि r क्या है, बस ऐसे r लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, इक्वेशन लिख सकते हो तो लाइक 2m तो एनीवे कैंसिल हो जाएगा, तो 5 2 ये 2 आ जाएगा और v को लिख सकता हूं मैं एज इक्वल टू, इसमें v क्या है, अब बेटा v है क्या, v देखो ये पॉइंट है कोलिजन वाला, ये सेंट्रल पार्टिकल है और ये वो स्मॉल m है, तो अब तो 2m हो गया। ये एलिप्टिकल पाथ में सपोज जाता है, सपोज इन दैट केस क्या होगा, जो उसके एपहेलियन वाला पॉइंट होगा या पेरिहेलियन वाला पॉइंट होगा, वो डिपेंड करता है अलग-अलग टाइप के कोलिजन। वो भी मैं बता दूंगा कि प्रेडिक्ट कैसे करोगे कि ये वाला जो पॉइंट ये एप होगा या पेरी होगा, वो पता चल जाता है, ठीक है, बाद में बताऊंगा। और यहां पे परपेंडिकुलर वेलोसिटी ये एपहेलियन, तो यानी ये हो गया सपोज पेरिहेलियन या एपहेलियन, तो ये भी वही पॉइंट है, ये भी देखना होगा पेरिहेलियन या तो एपहेलियन। और पेरिहेलियन और एपहेलियन में क्या होता है, वेलोसिटी वेक्टर और r वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। तो मैं उसको फैक्ट को यूज करके ये लिख रहा हूं mvr इज इक्वल टू mvr, यहां का वेलोसिटी v और ये डिस्टेंस r। तो मैं v को लिख सकता हूं एज इक्वल टू r नीचे आ जाएगा तो यानी हो जाएगा 5 ur by 2 स्मॉल r। देखो जरा, ठीक है ना, ठीक। तो यानी ये हो गया वेलोसिटी कहां पे, यहां पे। अब तीसरा इक्वेशन कहां से आएगा, नेक्स्ट इक्वेशन कहां से आएगा ना, आफ्टर कोलिजन हम एनर्जी तो कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन यानी क्या होगा, -g कैपिटल M स्मॉल m बाय r। मैं बोल रहा हूं r लेकिन लिख रहा हूं 2r क्योंकि सेंटर से 2r डिस्टेंस होगा, प्लस हाफ m v स्क्वायर, v बोलते हैं 5/4u, 5/4u का होल स्क्वायर। और बाय द वे u का वैल्यू क्या है इस केस में, u का वैल्यू क्या होगा, u, ये जो u लिखा है इसका वैल्यू क्या होगा, u क्या होगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, √ gm/r। इन दिस केस क्या लिखेंगे, gm/2r, ये r बोलते हैं यहां पे 2r है। तो देखो इन दिस केस u हो गया √
gm by 2r। ये मैं लास्ट में लिखूंगा, बार बार लिखने से अवॉइड करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने अभी फिलहाल तो इसको यूं ही लिखा, बाद में यू के वैल्यू पुट करूंगा। यू के इनिशियल एनर्जी जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब यहां का एनर्जी क्या होगा, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम तो नहीं रहेगा, 2m हो गया, बाय आर प्लस हाफ एम इनटू वी स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर, मतलब v बोलते क्या होगा 5ur by 2r, तो 5u कैपिटल R by 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, जितना ज्यादा से ज्यादा सिंपलीफिकेशन हो सकता है वो कर लो पहले, फिर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे जगह बिल्कुल कम है तो इसलिए मुझे यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ये जस्ट आफ्टर कोलिजन और ये भी जस्ट आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। उसके बाद जो दूसरे वाले पॉइंट है, चाहे वो पेरी हो या एटम, उसके डेटा है। तो कुछ चीजें हम कैंसिल करेंगे, अभी एक काम करता हूं, ठीक से इसको लिखते हैं। तो पहले तो 2 2 कैंसिल है ना, माइनस जी एम एम बाई आर, यानी माइनस जी बाहर चला गया, माइनस, अब कैमरा का सेटिंग ठीक से नहीं है, माइनस जी एम एम बाई आर प्लस हाफ 2m कैंसिल हो गया, m 25/16, m 25/16 प्लस 25/16m इनटू u स्क्वायर बोलते क्या होगा, gm by 2r इक्वल टू माइनस gmm by 2r, इसको कुछ नहीं कर सकते, माइनस gmm by r प्लस हाफ, तो 2m कैंसिल हो गया, m इनटू 25/4, तो 25/4 u स्क्वायर को हम लिख देंगे एज gm by 2r। ठीक है, 25/4 u स्क्वायर r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर, तो r स्क्वायर बाय स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बहुत कुछ कैंसिल हो जाएगा, अभी देखना, gm 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 कैंसिल, एक r कैंसिल कर लेता हूं इधर भी, और किससे मल्टीप्लाई किया जाए, आई थिंक 16 से मल्टीप्लाई कर दे, 16 से मल्टीप्लाई कर दो, और एक स्मॉल m भी कैंसिल कर दो, स्मॉल m भी कैंसिल हो गया, तो मेरे ख्याल से 16 स्मॉल r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो 16 स्मॉल r स्क्वायर से, तो क्या आएगा, बल्कि स्मॉल r स्क्वायर इनटू कैपिटल R से कर दो, ये कैपिटल R में फिर खत्म हो जाएगा, है ना, तो क्या आ रहा है, माइनस 16 r स्क्वायर प्लस 25/2 आएगा, रह गया, चलो कोई नहीं, 25/2 r खत्म हो गया, ये भी r स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 32 r प्लस 8 16 50 r स्क्वायर, ये आ रहा है। ठीक है ना, तो 25/2 यानी 12.5 हो गया, माइनस तो यानी हो जाएगा माइनस 3.5, यानी माइनस 7/2। ठीक है ना, माइनस 7/2 r स्क्वायर, आई थिंक 7 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही देंगे, यानी माइनस 7 r स्क्वायर प्लस 64 r माइनस 100 r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके माइनस चेंज कर देता हूं, प्लस माइनस प्लस, या ठीक है ना, एक बार इक्वेशन चेक कर लेना, if the equation is the same as what you are getting, over check करो। Are you getting the same equation? Please check once. Yes, sir. Exactly same आ रहा है, ठीक है।
अब इसको फैक्टराइज करो, 50 और 14, हाँ बिल्कुल सही, यानी 7r² माइनस 14r माइनस 50r प्लस 100r² इज इक्वल टू 0, यानी 7r कॉमन लो तो r माइनस 2r माइनस 50r कॉमन लो, 50 कैपिटल R कॉमन लो तो r माइनस 2r इज इक्वल टू 0। तो इससे क्या हो रहा है ना, r आ गया इक्वल टू 2r कॉमा 50/7। देखो यार अब ये जो दो डिस्टेंसेस है ये एक्चुअली अर्थ यानी सेंटर से, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है, एक 2r हो गया, एक ये आ गया, क्या मतलब 50/7r। वैसे एक चीज मैं बताऊं, इसमें एक फायदा है, पता है क्या, क्योंकि हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर स्टार्ट किया है और हमने परपेंडिकुलर वाले पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखा है, यानी ये खुद एक सॉल्यूशन होना पड़ेगा, है नहीं? तो देखो 2r भी एक सॉल्यूशन आ और यहाँ पे से होगा। लेकिन कई बार ना क्वेश्चन और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है, कैसे हो सकता है इसको एंगल पे कोलाइड कराओ, तो इन दैट केस वो दो सॉल्यूशन फिर अनप्रेडिक्टेबल, इन दैट केस दिस विल नॉट बी वन ऑफ द सॉल्यूशन, ये 2r पे नहीं होगा, क्यों? बिफोर वो एंगल पे निकलेंगे, अब अगर एंगल पे निकलेंगे तो ये जो हमने कंडीशन सेटिस्फाई करा नहीं हुआ, परपेंडिकुलर के लिए करा, तो फिर वो काम करेगा, ठीक है ना? फिर तो वो सॉल्यूशन नहीं आएगा, फिर दो अलग यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। बट व्हाट अबाउट द सिचुएशन इज, चाहे दो अलग सिचुएशन आ जाए या उनमें से एक सॉल्यूशन कोइंसिडेंट आ जाए, वी कैन एटलीस्ट हैव द वैल्यूज। अच्छा अब क्या है, मैं इससे कैलकुलेट करूंगा, मैं अब मैं इसको बिठा देता हूं, अब मैं इससे चलो r² कैसे आया ऊपर? हां बेटा फिर ऊपर इक्वेशन में r² कैसे आया? 25/4 mgm/2r into r²। हाँ सर, इसमें r² कैसे आया? ये वाला ना, यस सर। हाँ मैं वही कह रहा हूं कि ये जो है ना, ये जो टर्म है ना, ये एक्चुअली हाफ mv² वाला था, यहाँ पे मैंने लिखा था, मिटा दिया मैंने, हाफ mv² और v आया था एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। अगर तुमने नोट किया होगा तो वो v यूज करके हाफ mv² करो, देखना यही टर्म है, चेक करके देख सकते। ठीक है। वो 5/2 कुछ आया था ना, 5/4 करके कुछ ऐसे आया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है, तो 5/2 ठीक है सर। आया था, एक बार चेक कर लो फिर। चलो यानी क्या हो गया ना, दो आंसर्स आ गए, 2r और 50/7r। अब बताओ सेमी मेजर एक्सिस क्या आएगा, 2r प्लस 50/7r अपॉन 2, ये आएगा, ठीक है? तो कितना आएगा, 14 50 64 32/7, यानी 32/7r। ये हो गया इसका सेमी मेजर एक्सिस। फाइन, अब याद करके देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि सेमी मेजर एक्सिस का रोल क्या है, तो वही अब हम एस्टैब्लिश करेंगे, दैट इज अब हम टाइम पीरियड को लिख देंगे एज t is equal to 2 pi under root of r³ by gm, ठीक है? r³ बोलते क्या होगा, यही वाला 32/7, यानी 32/7 r का क्यूब by gm। याद करके देखो, हमने कल डिस्कस किया था, अब तो बिल्कुल जगह ही नहीं है, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं कहीं पे। कल हमने डिस्कस किया था कि जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है t is equal to 2 pi under root of r³ by gm। अगर सर्कुलर ऑर्बिट होता है तो r की जगह हम लोग उस सर्कल का रेडियस लेंगे, और अगर एलिप्टिकल होता है तो दैट के स्मॉलर की जगह क्या लेंगे, सेकंड मेजर एक्सिस, जो कि इस केस में आ चुका है 32/7r, तो इससे आंसर आ गया। नॉट ओनली दैट, अगर मान लो मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो क्या होता है, एक और फार्मूला हमने कल किया था टोटल एनर्जी का, दैट वाज माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by 2r। तो अगर इस केस में भी मुझे टोटल एनर्जी निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट विल बी इक्वल टू माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by 2 into 32/7। ये इसका ठीक है? चलो, so that was about your satellite motion, और अदर मुझे कहना चाहिए न्यू सैटेलाइट मोशन आफ्टर कोलिजन, जो एलिप्टिकल पाथ। तो एलिप्टिकल पाथ को कैसे हैंडल करना है, इसका सारा डिटेल मैंने कर दिया। देहम इज आस्क्ड कि सर एलिप्टिकल पाथ हमेशा बनेगा क्या व्हेन ए पार्टिकल कोलाइड्स? यू नो देहम, आई थिंक ये क्वेश्चन है तुम लोगों को भी आ ही रहा होगा कि एलिप्टिकल कब बनेगा और कब नहीं, है ना?
तो मैं एक समरी दे रहा हूं, अनफॉर्चुनेटली उस समरी का मैं कोई प्रूफ अभी नहीं दे पाऊंगा, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग समरी, और उसका प्रूफ जो है ना तुम लोग पढ़ोगे एट अ हायर लेवल ऑफ फिजिक्स जब तुम लोग पूरा पोलर कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से पढ़ लोगे। अनफॉर्चुनेटली 11th 12th में क्या किया ना, उन्होंने पोलर कोऑर्डिनेट्स को इंट्रोड्यूस नहीं किया, और कई सारे मोशन, खास करके जो सेंट्रल, इसको हम लोग सेंट्रल फोर्स कहते हैं, जो ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, दीज आर कॉल्ड एज सेंट्रल फोर्स। क्यों? वो हमेशा एक ही पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ जहां मर्जी रखे, हमेशा फोर्स क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, है ना? इसको अगर सेंटर मानते हो तो ऐसे ऐसे होगा हमेशा, तो ऐसे फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रल फोर्स। तो उसके अंदर कौन आता है? एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आता है और ऑब्वियसली ग्रेविटेशन भी आता है। तो ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एंटायर ट्रीटमेंट कायदे से अगर अच्छे से करना चाहते हो, इट शुड बी डन विद पोलर कोऑर्डिनेट्स, बट अनफॉर्चुनेटली एज आई सेड पोलर कोऑर्डिनेट्स के डिटेल्स हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो मुझे थोड़ा अवॉइड करना पड़ रहा है। बट यस देहम, आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चन, देहम के क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, बट दैट वुड बी मोर और लेस लाइक इंफॉर्मेशन फॉर यू, अनफॉर्चुनेटली कांट हेल्प, ठीक है ना? मैं इसका आंसर दे देता हूं। एक्चुअली होता क्या है ना कि पोलर कोऑर्डिनेट अगर यूज करते हो ना, तो सेंट्रल फोर्स यानी ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक जनरलाइज्ड ट्रैजेक्टरी आता है। नाउ यू माइट हैव a little difficulty कि वो जनरलाइज्ड ट्रैजेक्टरी कैसे विजुलाइज करें। एक चीज बताओ, जब हमने प्रोजेक्टाइल किया था तो हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक जनरलाइज्ड ट्रैजेक्टरी इक्वेशन लिखा था, एंड इट टर्न्ड आउट टू ए पैराबोला, है या नहीं? सिमिलरली सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर तुम कोई भी वेलोसिटी देके, इनिशियल वेलोसिटी देके एट एन एंगल कुछ भी कर लो, इन दैट केस एक ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन बनता है, और वो ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब लगा हुआ है ना अलग-अलग वैल्यूज के लिए, तो देखना उसी से कंफ्यूजन आएगा, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, सारे कंफ्यूजन। तो मैं उसके एक समरी दे देता हूं। सपोज यहां पे एक फिक्स्ड हेवी पार्टिकल है और उससे r डिस्टेंस दूर तुमने क्या किया, इसके परपेंडिकुलर, नॉन परपेंडिकुलर के लिए थ्योरी नहीं है, परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है ना? तो अगर इसके परपेंडिकुलर अगर एक पार्टिकल को लॉन्च करते हो विद सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो अलग-अलग वेलोसिटी के लिए अलग-अलग ट्रैजेक्टरी होगा। अब मैं उसका समरी लिख देता हूं, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑफ कोर्स नो इट एट लीस्ट, दो इट मे नॉट बी सो यूजफुल। अगर u 0 करोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है या नहीं? अगर u को करते हो लेस देन अंडर रूट ऑफ gm बाय स्मॉल r, तो होगा एलिप्टिकल, ग्रेटर देन 0 है तो एलिप्टिकल पाथ। अगर u को करते हो इक्वल टू अंडर रूट ऑफ gm बाय r, इज इट इक्वल टू ऑर्बिटल स्पीड जो हमने कल डिराइव किया था, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, सर्कल होगा, ठीक है? अगर u को करते हो लेट्स से लेस देन अंडर रूट ऑफ gm बाय 2r और अंडर रूट ऑफ gm बाय r से ज्यादा, अगेन एलिप्टिकल होता है, अगेन एलिप्टिकल होता है, फिर से एलिप्टिकल होता है। नाउ इस से ये क्या हो गया, एलिप्टिकल से फिर एलिप्टिकल। एक्चुअली पता क्या है, सर्कल तुम लोग कोटेड वर्ड पढ़ लिया, ये वैसा हो चुका है, इज इट सर्कल अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, है ना? तो एक्चुअल पता क्या रिलेशन है, एक्चुअल रिलेशन है कि 0 से लेके अंडर रूट ऑफ, मैंने गलत लिखा 2gm का, 0 से लेके यानी ग्रेटर देन 0 से लेके 2gm बाय r तक ये एलिप्टिकल होता है। बीच में क्या होता है, ग्रेजुअल ट्रांजिशन होता है, और बीच में ट्रांजिशन के एक पॉइंट पे सर्कल बन जाता है। रिमेंबर सर्कल इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, एक्सेप्शनल नहीं। ऐसा मत सोचो कि कुछ ऐसा रूल चल रहा है फिर रूल बदल गया फिर वापस उस रूल पे आ गया, नहीं, वो पूरा 0 से लेके 2gm पे आपका एलिप्टिकल। अब अगर तुम मान लो वेलोसिटी देते हो u इज इक्वल टू सपोज अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r, ठीक है ना? इन दैट केस आता है पैराबोलिक पाथ, और ये पार्टिकल इस हेवी पार्टिकल के अबाउट रोटेट नहीं करेंगे, ठीक है ना? ओ अच्छा, वेटिंग में भी है, ठीक है? तो हाँ बिल्कुल, तो लाइक ये हो गया पैराबोलिक। और अगर इससे भी ज्यादा दोगे, इससे भी ज्यादा दोगे, इससे भी अगर ज्यादा दोगे, यू अगर ग्रेटर देन अंडर रूट ऑफ 2gm बाय r करोगे तो क्या होगा, ये हाइपरबोलिक पाथ होगा।
so it becomes a hyperbolic path. ये हो गए सारे टाइप ऑफ ट्रेजेक्टरीज जो कि तुमको दिखेंगे, ठीक है ना, जो कि तुमको दिखेंगे अगर तुम अलग अलग वेलोसिटीज पे इसको लॉन्च करोगे तो, ठीक है। नाउ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। दे हम तुम्हारा आंसर तो मैंने दे दिया, बट आई नो आई एम आल्सो नॉट वेरी सैटिस्फाइड विद द आंसर। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर इसी वक्त अगर पूछोगे इसमें क्यों जवाब, तो मैं इसका नहीं दे दूंगा, ठीक है। बट ठीक है, बिकॉज़ यू आस्क्ड अ क्वेश्चन, सो मैं इसको बाईपास नहीं करना चाहता, आई जस्ट गिविंग यू इन्फॉर्मेशन। दिस मोर ऑफ एन इन्फॉर्मेशन, नॉट अ गुड वे ऑफ पुटिंग थिंग्स, बट क्या करें, मजबूरी होता है कई बार। अच्छा, अब मैं इसमें एक चीज और कहना चाहूंगा, इज दैट यू माइट थिंक लाइक दिस, ये कौन सा क्रिटिकल है ना? तो ये इंटरेस्टिंगली क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी एस्केप। इसके वेलोसिटी कैसे निकलेगा, है ना? तो उसके लिए मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं। सपोज मैं कहता हूं एक काम करो, ये कैपिटल मास है, इसका रेडियस r है, इसके ऊपर से मैंने एक पार्टिकल लॉन्च किया जिसका इनिशियल वेलोसिटी है √gm/2r। ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से gm/2r से लॉन्च किया, यानी ऐसे फेंक दिया, तो फिर क्या होगा ना, ये ऊपर जाएंगे, कहीं ना कहीं रुकेंगे और फिर वापस आएंगे। क्वेश्चन इज कितने हाइट तक जाएंगे, where to stop and then come back, so what is the height, ठीक है। तो आई एम श्योर एक दो लाइन का क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा और उसको सॉल्व करो, फटाफट आंसर करो, जल्दी करो। यस, तुम लोग भी ट्राई करो बेटे। एट द अदर हैंड, find out the height till which this object is going to go if, let's say, released with this. Ansh Agarwal has asked, doesn't hyperbola mean that the mass will never return? बेटे सिर्फ ये हाइपरबोला नहीं, ये दोनों केस में रिटर्न नहीं करेगा, does not return, और इसमें भी does not return। लेकिन हो सकता है तुम्हारे दिमाग में चल रहा हो ऐसे क्यों रिटर्न क्यों नहीं करेगा, अगर मैं फेंकूंगा तो थोड़ा, अगर तेज फेंकूंगा तो थोड़ा ज्यादा ऊपर जाके आएंगे, बट ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड के बाद, और वो थ्रेशोल्ड ये है, इसको हम लोग एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। इस थ्रेशोल्ड पे अगर फेंकोगे ना तो वापस नहीं आता, वो अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। पहले काम करो, इस वेलोसिटी की हाइट निकालो। तो क्या करेंगे, लेट मी आल्सो राइट डाउन द इक्वेशन, यू आल्सो इन द मीनवाइल सॉल्व इट। तो माइनस g कैपिटल M स्मॉल m by r प्लस हाफ m v u स्क्वायर, यानी gm/2r इज इक्वल टू, जहां पे पहुंचेंगे वहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो लेंगे, है या नहीं, यानी माइनस ऑफ g कैपिटल M स्मॉल m by r प्लस h प्लस 0। तो इसको सॉल्व करके h क्या आ रहा है, क्या है बताओ। ऑलरेडी दो तीन आंसर्स आ रहा है। ध्रुव शर्मा has given 3r/4, सानिया r/3, Dhruv Sharma has now changed the answer to 4r/3, Aditya Mathur says r/3। okay, तुम लोग बताओ बेटा क्या आ रहा है। क्योंकि 1/4 होगा तो यानी माइनस ऑफ 3/4 आएगा, तो 4r/3 हो गया, r/3 ना, h is equal to r/3r। बट यू नो व्हाट, कुछ लोगों ने आंसर 4r/3 दिया है, उनके आंसर भी सही है, मुझे लगता है उन्होंने वो शायद स्मॉल r को लिया होगा सेंटर से, ठीक है ना। तो आई थिंक जो दो आंसर मुझे कंप्यूटर के स्क्रीन में दिख रहा है वो है r/3 और 4r/3, बट मुझे लगता है शायद दोनों के ही करेक्ट है, क्योंकि कुछ लोगों ने शायद यहां से r डिस्टेंस दिया होगा, मैंने सरफेस से h पूछा, तो आई थिंक प्रोबेबली बोथ आर करेक्ट, बट एनीवे दिस इज द करेक्ट आंसर। अब बताओ ये लॉजिकल है या नहीं, कि अगर मैं इसकी वेलोसिटी और तेज करूंगा तो और ज्यादा हाइट जाएगी, और जितना तेज करते जाओ तो उतना हाइट बढ़ता जाएगा, ये तो है ना। जैसे अब मैं वेलोसिटी चेंज कर देता हूं, सपोज आई मेक द वेलोसिटी एज gm/r, यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी के बराबर, यानी मैंने सरफेस से ऑर्बिटल वेलोसिटी के ऊपर फेंक दिया ऑर्बिटल वेलोसिटी से, तो अब क्या हो जाएगा ना, ये 2 हट जाएगा, तो ये 2 यहां पे हट गया, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये h कितना आ जाएगा, अब देखना h इज इक्वल टू क्या आएगा, r आएगा, देखो h इज इक्वल टू r आ गया, यानी मैंने तेज किया वेलोसिटी, तो पिछले बार r/3 हाइट तक गया था, अब r तक गया। अब जरा सोचो, अगर मैं इसके वेलोसिटी को चेंज करके 2gm/r कर दूंगा तो क्या होगा, तो अगर 2gm/r करोगे तो यहां पे भी ये 2gm/r होगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो माइनस gmm/r इधर है और इधर प्लस gmm/r, तो 0 हो गया, तो 0 अगर होगा तो यानी 1/r प्लस h 0 होना चाहिए,
यानी r प्लस h क्या होना चाहिए इंफिनिटी, यानी क्या हो गया h देखना आ जाएगा इंफिनिटी। और इसीलिए इस वेलोसिटी को बोला जा रहा है एज व्हाट ना एस्केप वेलोसिटी। इसलिए इस वेलोसिटी को कौन सा 2cm by r वेलोसिटी को बोला जाए एस्केप वेलोसिटी। बट यू नो व्हाट, ये जो हमने किया ये बहुत अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें तो ऐसे लग रहा है कि जैसे ढूंढते 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 एस्केप वेलोसिटी मिला, है ना? सो दिस इज द अप्रोच। कल को अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि प्रूव या फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी, फिर हम क्या करेंगे, फिर थोड़ा सा मेथड अलग कर देंगे, फिर यहाँ पे इसको हाफ में भी स्क्वायर कर देंगे, फिर देगा हाफ m u स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और फाइनल क्या करेंगे राइट हैंड साइड में। फाइनल राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, एक पोटेंशियल एनर्जी और एक काइनेटिक एनर्जी, दोनों ही जीरो कर देंगे। सही है, बिल्कुल सही। यानी कि आप इसको भी जीरो कर देंगे, इसको भी जीरो कर देंगे, अब सॉल्व करो तो u कितना आ जाएगा, अब देखना u आ जाएगा इक्वल टू अंडर 2gm by r। ये तो एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है वैसे तो, बट अगर तुम इसके वैल्यूज पुट करोगे ना, कैपिटल G वैल्यू पता ही, कैपिटल R इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स, ये कैपिटल R, ठीक है, ये कैपिटल R है 6400 किलोमीटर्स। कैपिटल M का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 6 into 10 to the power 24 kg, कम भारी नहीं है। इसको अगर पुट करोगे ना तो देखना वेलोसिटी एस्केप will be equal to approximately 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आएगा। इसलिए हो रही है मुझे लगता है सर ना, वो लैपटॉप यूज करते हैं कैमरा, मैंने भी किया था आज, वो वाला जो सर्कल ही रूम में तो वही लगाया था, लेकिन इंटरनेट की वजह से थोड़ा हमारा मेरा जो बोर्ड आ रहा था वो थोड़ा डिस्कशन हो रहा हो पीछे से लॉगिन है। तो v escape is equal to 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अब एक चीज बताओ, फास्टेस्ट मैन ऑन अर्थ उसेन बोल्ट, उसका स्पीड कितना होगा? 9.6 सेकंड्स के आसपास, 6 समथिंग सेकंड्स, यानी 9.7 लेवल चलो। अगर इसको स्पीड में कन्वर्ट करोगे तो इसमें 10 पॉइंट समथिंग आएगा। जरा सोचो, कभी अगर मूड में आ जाए 11 कर दे तो एस्केप कर जाएगा। क्या जवाब? किलोमीटर है, ये किलोमीटर 2 मीटर है, कुछ ज्यादा ही है, ठीक है ना? वैसे मत सोचो कि ये 10 पॉइंट समथिंग और 11 है तो ये जो एस्केप कर जाएगा। ओके, इधर से भी वही आंसर आया ठीक है ना, कि 10 मीटर पर सेकंड के आसपास, बिल्कुल सही बात है। दिस इज इन किलोमीटर पर सेकंड, और दैट्स अ ह्यूज स्पीड एक्चुअली। मतलब देखो, अगर तुम दिल्ली के डायमीटर देखोगे ना तो लगभग 40 किलोमीटर लगभग, जो थोड़ा ब्रॉडर डायमीटर, इसके मतलब कि 3 सेकंड 3.5 सेकंड में निकल जाए। मतलब एक चीज बताओ, दिल्ली के एक कोने में एक पार्टिकल स्टार्ट किया, 1 2 3 3.5 बस पार करके दिल्ली, इतना फास्ट। फरीदाबाद में शायद 1-1.5 सेकंड में पार कर देगा इतना फास्ट स्पीड। So that's a huge speed actually. So it's not very easy to achieve also, ठीक है ना? And चलो इससे काफी कम स्पीड होता है तुम्हारा ऑर्बिटल स्पीड। तो ऑर्बिटल स्पीड को अचीव करने के लिए देखो कितने रॉकेट और बूस्टर रॉकेट और पता नहीं क्या क्या करना है, you can imagine the speed, and it's a huge speed. लेकिन इस स्पीड का एक कंसीक्वेंस है, ठीक है? आज तुम लोगों ने केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ चुके हो, चलो उसमें स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का फार्मूला पढ़े हो? हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल का जो फार्मूला तुम लोग पढ़ोगे देखना ही आएगा, 3RT/m। हाँ, वो गैसेस स्टेट पढ़ लिया ना? हाँ बस, ठीक, अच्छी बात है। नहीं, जनरली थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, बट इफ यू आर रीडिंग गैसेस स्टेट नो इश्यूज। R बोलते गैस कांस्टेंट, वैल्यू पुट कर लेना। टेंपरेचर, रूम टेंपरेचर पुट कर लो, 20-30 डिग्री 40 डिग्री पुट कर लो। और कैपिटल M की जगह क्या होगा? ये हो गया मोलार मास, हो गया। इसको पुट करके देखना, हाइड्रोजन पे जो स्पीड आता है, नॉट एट रूम टेंपरेचर बट मे बी लिटिल हायर टेंपरेचर, क्योंकि एक जमाने में जो हाइड्रोजन जब था अर्थ में, उस समय अर्थ वाज अ गैसियस बॉल ऑफ फायर, तो द टेंपरेचर मस्ट हैव बीन सम फ्यू थाउजेंड डिग्री सेल्सियस, है? उस टेंपरेचर में देखना जो हाइड्रोजन का स्पीड आता है वो 11 से ज्यादा है, या 11 के आसपास आता है। लेकिन
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनके जो स्पीड आता है देखना वो काफी कम आता है, समझ रहे हो? इसके वजह से क्या हुआ, जरा सोचो, अर्थ कहां से बना? सन से बना। सन में कितना हाइड्रोजन है? 98% हाइड्रोजन आज के दिन में। वो भी एक्चुअली एक जमाना 100 था, वो धीरे धीरे हीलियम जो है कन्वर्ट हो रहा है वो फ्यूजन से, तो आज के दिन में 98% हाइड्रोजन है। अब अगर अर्थ सन से बॉर्न हुआ है तो अर्थ के पास भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही परसेंटेज हाइड्रोजन होना चाहिए था, पर क्यों नहीं है? ये सारा एस्केप कर गया। इनफैक्ट बहुत ट्रेस अमाउंट में उस जमाने में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह था, वही ट्रेस अमाउंट रह गया और आज के दिन का एटमॉस्फेयर, उसी को हम लोग गिनती करते हैं, नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20% के आसपास, 16-17% के आसपास, सो वो एक्चुअली एक जमाने में ट्रेस अमाउंट था। मतलब समझ लो एक जमाने में 99% हाइड्रोजन था और सारा कुछ मिला के 1%, वो 99% ऑलमोस्ट गायब हो गया, सब एस्केप कर गया, और वो 1% ही आज के दिन का 100% एटमॉस्फेयर है जो कि हम लोग जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गया अर्थ का डेटा, ये डेटा मून में यूज करके देखो, मून का भी मास है, रेडियस हो तो डेटा निकल जाता है, उसके इसके वास्ते और कम, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा बट आई थिंक शायद कुछ 2 किलोमीटर के आसपास का वेलोसिटी, उससे क्या हुआ, ऑक्सीजन में निकल गया। इसलिए आज के दिन में मून इज अ बैरन लैंड, कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि अर्थ के पास क्या है, ये जो थोड़ा भारी गैसेस है, जितना भारी गैस है उतना कम स्पीड होगा, तो उतना एस्केप से कम होगा, इसलिए क्या होगा, अर्थ के पास जो है एटमॉस्फेयर रह गया, और उसके एक ही वजह है, और वो है कि उसके स्पीड, इसके वेलोसिटी थोड़ा वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना? इनफैक्ट देखो, ये सब अगर इंटरेस्ट है तो काम कर सकते हो, सारे प्लैनेट्स का डेटा तुमको नेट से मिल जाएगा, मास, रेडियस सब कुछ मिल जाएगा, तो उनके एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो, ठीक है? अच्छा, उनके टेंपरेचर्स ऐसे few thousand डिग्रीज ले लो, क्योंकि एक टाइम तो वो गैसेस वाला फायर थे, क्योंकि 4-5 हजार डिग्री था, 4-5 हजार डिग्री सेल्सियस में इसके वेलोसिटी निकाल, और गैसेस के वो भी निकाल, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, तो तुमको पता चल जाएगा जो मेन गैसेस होता है, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वगैरह जो भी वाटर वेपर, उनको जब तुम लिस्ट बनाओगे ना, देखना एक कट ऑफ आएगा जिसके ऊपर वाले वेलोसिटी एस्केप करना चाहिए, ओके? तो ये रह जाना चाहिए। आज के दिन में उनके एटमॉस्फेयर में कौन-कौन से गैसेस है, इसका डेटा भी तुमको नेट से मिल जाएगा, आप टैली करो, करके देखो, 90% से ऊपर एक्यूरेसी होगा, ठीक है? बट देन इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग चीज है, ऑल डिपेंड्स ऑन वेदर यू हैव दैट रिसर्च माइंडसेट और नॉट, बट अगर कभी इंटरेस्ट आए तो 10-15 मिनट में इसको कर सकते हो, आजकल तो सब कैलकुलेटर का डेटा यूज कर सकते हो, है ना? सो दैट्स अबाउट योर एस्केप वेलोसिटी, ठीक है? अब एस्केप वेलोसिटी से रिलेटेड और भी चीजें बता दिया, बट उसको मैंने प्रूफ नहीं बताया कि ट्रैजेक्टरी कांस्टेंट, राइट? ओके, दैट वाज अबाउट योर एस्केप वेलोसिटी। अब हम लोग करेंगे रिगार्डिंग कैविटी एनालिसिस। 2-3 चीजें रह गया, कैविटी एनालिसिस, कैविटी का इफेक्ट क्या होता है? देखो, अगर कोई ऐसे मास लोगे और अगर ऐसे एक कैविटी डाल दोगे तो, अच्छा सर, अगर मान लो ऐसे एक मास लोगे और यहाँ पे एक कैविटी रख के पूछोगे भाई क्या होगा, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट आंसर व्हाई, बिकॉज़ दिस टू एसिमेट्रिक। लेकिन अगर मान लो एक स्फीयर के अंदर अगर एक स्फेरिकल कैविटी रखोगे, जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, तो देखना इन दैट केस कैलकुलेशंस हो जाता है। तो एक काम करता हूं, मैं इमेजिन करता हूं कि सपोज इनिशियली ये एक सॉलिड स्फीयर था कैपिटल एम मास, ठीक है? तो इनिशियली सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m और रेडियस सपोज है r, ओके? मैंने क्या किया, उसमें से ये कैविटी निकाल दिया, और अब मुझे फील्ड निकालना है कई पॉइंट्स पे, वन ऑफ देम लेट्स से 0.1, तो ये हो गया 2r। यहां पे फील्ड बताओ, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट 2r का मैग्नीट्यूड बताओ, या डायरेक्शन बता सकते हो, इट्स अप टू यू। हाँ जी, स्टार्ट करो, गिव एन आंसर, तुम लोग भी करो बेटे एट द अदर एंड। असली कंसेप्ट जो है उसके अंदर का फील्ड का है, जो कि डिस्कस करने लायक, ठीक है ना? हम लोग करेंगे। तो 0.1 पे फील्ड निकालना, ऑलरेडी एक आंसर आ चुका है, सोमदत्ता has given the answer,
and that is 7/36 GM by R square. Dhruv Sharma has given 5/36 GM by R square. Okay, दो आंसर आ चुका है, अब तुम लोग भी दो बेटे। चलो लेट मी स्टार्ट। अगर मान लो ये पूरा कैपिटल एम मास होता तो इन दैट केस क्या इंटेंसिटी होता? GM by 2R का होल स्क्वायर। एक और आंसर आ चुका है, अंश अग्रवाल है आल्सो गिवन 7/36, है ना? चलो ठीक है, लेट मी चेक। तो ये अगर होता तो ये आंसर आता, लेकिन ये तो मैं मिसिंग है, तो यानी मैं इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकता हूं, ये जो मिसिंग वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट इसके अंदर से निकाल दो, यानी इस वाले पार्ट का जो कंट्रीब्यूशन है वो निकाल दो। तो क्या कंट्रीब्यूशन है इसका? मैं इसका मास होगा m/8, इसका रेडियस r/2 है, तो ऑब्वियसली ये हॉलो पोर्शन का जो मास होगा वो m/8 होगा, यानी माइनस ऑफ GM बाय, अब ये r है, ये r/2 है, तो इसके सेंटर से क्या 3r/2, यानी हो जाएगा 3r/2 होल स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा इक्वल टू GM by R स्क्वायर, कॉमन लो तो आ जाएगा 1/4 माइनस 4 to 18, यानी 1/4 माइनस 1/18, तो क्या आ जाएगा 9 minus 2 7/36 आ रहा है इज इक्वल टू 7/36 GM by R स्क्वायर, दैट्स द करेक्ट आंसर। चलो ठीक है, अंश ने दिया, ऋषभ, बाद में हर्षित तुमने भी 5/36 दिया है, ठीक है ना? ओके, ध्रुव ने बाद में आंसर चेंज कर लिया, मनशा, एवरीबॉडी, चलो ठीक है, आई थिंक तुम लोग का भी आंसर दिया है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। सो वी हैव नाउ सेट द टोन ऑफ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड दैट इज कि पूरे कैपिटल एम मास का कंट्रीब्यूशन निकालो और फिर अंदर वाले पोर्शन का मास का कंट्रीब्यूशन निकालो और दोनों को माइनस करो। दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। लेकिन ये माइनस ध्यान रखना, वेक्टर में माइनस होता है, क्योंकि आगे देखना जरूरत पड़ेगा। अब एक काम करो, यहां पे निकालो, तो 0.2, सो E at R डिस्टेंस नाउ, तो क्या हो जाएगा? एक तो ये वाला चेंज हो जाएगा, तो ये R हो जाएगा, और क्या होगा? ये हो जाएगा m/8 और ये 3r/2 की जगह r/2, दैट्स द चेंज। तो ये 1 हो जाएगा माइनस 1/2, 4 8 2, तो 1/2, यानी कितना आ जाएगा? GM by 2R स्क्वायर। सिंपल, GM by 2R स्क्वायर, ठीक है? चलो, नाउ फ्रॉम हियर नाउ थिंग्स विल बिकम स्लाइटली मोर इंटरेस्टिंग। कैसे? अब एक काम करते हैं, यहां पे निकालते हैं 3 वाले पॉइंट, सो दिस इज 3, तो यानी ये कितना डिस्टेंस है? ये r/2 डिस्टेंस पे। गो अहेड, इस बार क्या होगा? देखो, याद करके देखो, अगर एक सॉलिड स्फीयर लेते हो और अगर मान लो तुमको स्मॉलर डिस्टेंस जो कि लेस देन कैपिटल R है, अगर फील्ड निकालना होता तो क्या फॉर्मूला है? GM स्मॉलर बाय R2। तो मैं एक काम करता हूं, इसके लिए क्या करूंगा? GMR स्मॉलर बोलते क्या इस बार? R/2, ये हो जाएगा R/2 अपॉन R3, और दूसरे वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है? ये 3 वाला पॉइंट, बड़े वाले स्फीयर के लिए क्या होगा? इंटरनल पॉइंट हो गया। इंटरनल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या है? GM स्मॉलर बाय R3, तो मैंने यूज किया, देखो GM स्मॉलर बाय R3 हो गया। दूसरे वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन यहां पे क्या है? 0। ओके, 0 आएगा, इज व्हाट दे आर सेइंग। हां जी, तुम लोग बताओ, 0 आएगा? 0 आएगा। लॉजिक क्या है? क्योंकि हम उस छोटे वाले स्फीयर के सेंटर पे बैठे हैं, सेंटर पे कोई फील्ड नहीं है, इसलिए इस बार इसका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 0, सो दिस विल नाउ बिकम 0, यानी बचा क्या फिर? GM by 2R स्क्वायर। या ऐसे लिख सकते हो, GM by R स्क्वायर तो कॉमन ले लिया, हाफ माइनस 0, यानी GM by 2R स्क्वायर। यानी पॉइंट 2 और पॉइंट 3 पे कंट्रीब्यूशन सेम आया, ठीक है? चलो, नाउ लेट्स रोल ओवर टू द फोर्थ पॉइंट, एंड दैट इज हियर। So let's see a fourth point, यानी this is E at 0. Go ahead. अब क्या होगा? बड़े वाले स्फीयर का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? 0 आ जाएगा,
और छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन आएगा, पर ये आएगा कैसे जरा उसको विजुलाइज करो। यानी इस बार इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, ठीक है, और क्या छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, डायरेक्शन में बता सकते हो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अभी तक ना मैं वेक्टर साइन यूज नहीं कर रहा था, अब मैं यूज करना चाहता हूं। तो इसका तो 0 आ गया, छोटे वाले का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, तो उसके तो सरफेस पे पॉइंट है केवल, है ना। तो यानी मैं क्या लिखूं, g m/8 अपॉन r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। बस मुझे ये बता दो कि यानी आया तो वही gm/2 r स्क्वायर, बट ये बता दो कि i कैप और माइनस i कैप कौन सा होगा, माइनस i कैप। ओके, तुमको क्या लगता है, प्लस लगता है। ओके बेटे, तुम लोगों को क्या लगता है, ध्रुव शर्मा इज गिवन प्लस, ध्रुव गुप्ता माइनस, आदित्य माथुर माइनस, ऋषभ जैन माइनस, जसराज माइनस, श्रेयसी प्लस, मनसा माइनस, सोम माइनस, हर्षित माइनस, अंश माइनस, सानिया आई कैप। ओके देखो, एक्चुअली पता क्या है, थोड़ा सा याद करके देखो, हम लोगों ने कैविटी के क्वेश्चन सेंटर मास में भी किया, और उस समय याद करके देखो हमने उसको नेगेटिव मास माना था, कैविटी को हम लोग नेगेटिव मास माना था। तो हम लोग ए सिमिलर कांसेप्ट वी आर गोइंग टू यूज हियर आल्सो। कैसे, हम इसको एक नेगेटिव मास की तरह ट्रीट करेंगे। अब बताओ पॉजिटिव मास क्या करता है, टेक्निकली अट्रैक्शन करता है, तो नेगेटिव मास क्या करेगा, रिपल्शन करेगा। यानी इस पॉइंट पे क्या होगा ना, अट्रैक्शन, सॉरी क्या होगा, माइनस आई, ठीक है। इसमें तो एक मिनट रुक जाओ, मैं समझ रहा हूं कि उधर से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है तुम्हारे दिमाग में आएगा कि नेगेटिव मास तो होता ही नहीं है, तो ये मतलब कैसे एक्सप्लेनेशन है। तो इन दैट केस मैं थोड़ा सा दूसरा एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर मान लो कन्विंसिंग नहीं लग रहा तो मैं दूसरा एक्सप्लेनेशन देता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं एक काम करो, तुम यहां से भी एक कैविटी बना लो और इसको भी खाली कर। अब बताओ इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगा, अब तो 0 आएगा ना, क्यों, अब तो सिमेट्रिकल हो गया। आई थिंक दैट्स मोर कन्विंसिंग कि अगर इस पॉइंट पे अब मैंने इसको भी कैविटी कर दिया और ये तो कैविटी है ही है, अब क्या होगा, ये सिमेट्रिकल पॉइंट यानी इंटेंसिटी 0 आना चाहिए, पर क्वेश्चन में तो ये कैविटी है नहीं, तो इसको भरना पड़ेगा। तो अब मैं काम करता हूं, भर देता हूं इसको, तो क्या होगा ना, उस बाकी वाले पार्ट के वजह से फील्ड इंटेंसिटी 0 आया था, अब ये जो पार्ट मैंने भरा, अब टू मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ द क्वेश्चन, वो क्या करेगा, इस पॉइंट पे इस तरफ इंटेंसिटी क्रिएट करेगा, तो इंटेंसिटी माइनस आएगा। आई थिंक दैट्स मोर लॉजिकली कंसिस्टेंट, ठीक है ना। वैसे वो जो नेगेटिव मास का आइडिया बताया था वो भी यहाँ पे वर्क करेगा, पर वो मुझे पता है कि कन्विंस करना मुश्किल होता है, क्योंकि हो सकता है तो बोलो नहीं मैं तो विश्वास नहीं करता हूं, पता नहीं कौन सा कांसेप्ट नेगेटिव मास होता ही नहीं है, आप जबरदस्ती कैसे नेगेटिव मास के बेसिस पे आंसर कर सकते हो। तो मैंने उसको अलग तरीके से कन्विंस करने की कोशिश, ठीक है। ओके, यानी पहली बात तो एक चीज है कि नेगेटिव मास का कांसेप्ट एटलीस्ट फील्ड इंटेंसिटी में तो काम करेगा, और इसका जरूरत भी पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी मैं एक और पॉइंट का पूछने वाला हूं जो कि थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं, नहीं तो बड़ा कंजेस्टेड सा लगता है। ये कैविटी है और सपोज मैं यहां पे इंटेंसिटी पूछूं या यहां पे इंटेंसिटी पूछूं, ये सपोज है r/4, ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। अब बताओ क्या करोगे, तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है, अच्छा ये इधर से कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे शायद, वो डायरेक्शन को लेके सबको क्लियर हो गया, यस सर, किसी ने पूछा था, आई डोंट नो, सोम पूछ रहे थे, किसने पूछा था, सर हो गया क्लियर। हो गया ना, चलो ठीक है। तो लाइक अब मैंने कौन सा पूछा है, ये वाला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट का बताओ। फिफ्थ पॉइंट इंटरेस्टिंगली इंटरनल फॉर बोथ, फिफ्थ पॉइंट इंटरेस्टिंगली इंटरनल फॉर बोथ। तो अब मैं इसको वेक्टर फॉर्म में करना चाहता हूं, E5 is equal to E due to capital R या E due to capital M plus E due to M/8 या minus M/8, ठीक है। इसके दो आंसर्स आ चुके हैं। जसराज has given the answer is gm/4 r square, ध्रुव गुप्ता has given the answer is gm/4 r square, ठीक है। और कोई आंसर दे रहे हो बेटे,
Okay, Som has also given the answer as gm by 4 r square. 3 आंसर्स आ चुके हैं, तीनों का आंसर gm by 4 r square है। और कोई आंसर देना चाहोगे? जल्दी करो। ओके, 3 आंसर उधर से आए हैं, चौथा आंसर भी आ गया देहम का, दैट इज gm by 4 r square। यानी सबका आंसर यही आ रहा है, gm by 4 r square। तुम लोग क्या बोल रहे? चलो ठीक है, आज एक एक करके आंसर कर दूसरे हो जाएगा। m वाले का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? अच्छा, दोनों के लिए इंटरवल पॉइंट, ठीक है। तो m वाले का कंट्रीब्यूशन क्या आएगा? gm r by r cube, ठीक है। वेक्टर में बताओ, प्लस आई क्या माइनस आई क्या? माइनस आई क्या? क्यों बोल रहे हो? हाँ, मतलब टुवर्ड्स इट्स सेंटर, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसके लिए टुवर्ड्स इट्स सेंटर। ओके, चलो ठीक है। यानी माइनस आई क्या प्लस ये वाला, इसका कंट्रीब्यूशन क्या आएगा ना? जी एम आर बाय आर क्यूब, जी एम स्मॉल आर बाय आर क्यूब। इसका कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस आई कैप में या प्लस आई कैप में? इसका कंट्रीब्यूशन माइनस आई कैप में आएगा, प्लस आई कैप में आएगा? हाँ, माइनस है। माइनस आई कैप में आएगा, उधर से आंसर आया। तुम प्लस क्यों बोल रहे हो? ये जो कैविटी है इसका सेंटर यहाँ पे और इस पॉइंट पे। तो अब बताओ, ये नेगेटिव मास वाला है, तो इसके लिए टुवर्ड्स द सेंटर होगा या अवे फ्रॉम द सेंटर होगा? इस बार अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। तो अवे फ्रॉम द सेंटर बोलते क्या हो गया ना, ये अगर नेगेटिव मास मानते हो तो ये तो रिपेल करेगा, तो यानी अपने सेंटर से रिपेल करेगा। तो यानी इंटरेस्टिंगली इसका भी कंट्रीब्यूशन हमें माइनस आई कैप में लेना है। दैट इज दैट। हो गया। तो इज इक्वल टू सॉल्व करके देखना। इसका कंट्रीब्यूशन 0 नहीं होगा, उसके तो अंदर है ना पॉइंट। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। देखो, पता है तुम क्या सोच रहे हो कि ये जो बड़ा वाला मास है वो तो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इधर कंट्रीब्यूट करेगा, तुम ये सोच रहे हो। ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया सोच। प्रॉब्लम क्या है, ये जो छोटा वाला मास है ना वो भी इधर ही क्रिएट करेगा। तुम लोग ये क्या दो अलग अलग रूल्स कैसे ना, एक का मास पॉजिटिव, एक का मास नेगेटिव है, इसलिए एक का टुवर्ड द सेंटर, एक का अवे फ्रॉम द सेंटर, है या नहीं? अच्छा, अब देखना, ये जो पॉइंट है, ये जो मैंने अभी बोला, हो सकता है अभी भी मन में थोड़ा सा डाउट सा हो, वो पता है और कन्विंस कब होंगे? जब मैं इस पॉइंट का पूछूंगा, E at 6th पॉइंट। सर मैं कह रहा हूँ जो m/8 वाला हॉलो स्फीयर उसका तो 0 होगा ना कंट्रीब्यूशन 5 पॉइंट पे। 5 पॉइंट पे क्यों? उसके सेंटर पे तो नहीं है ना वो पॉइंट। ये जो m/8 वाला मास है उसका सेंटर यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे पूछा है, तो अगर उसके सेंटर पे पूछा होता तो 0 है, पर मैंने देखो r/2 पे नहीं पूछा, ये r/4 है। ध्यान से देखो, ये दिख नहीं जाता, तो मैं बड़ा लिख देता हूं, r/4 है, इसलिए उसके सेंटर पे नहीं है, इसलिए ऐसे होगा। ध्रुव has asked कि सर इनसाइड का तो 0 होता है। देखो, इनसाइड 0 तब होता है अगर हॉलो स्फीयर के अंदर रहता है, पर मैं यहाँ पे इसको हॉलो स्फीयर थोड़ी मान रहा हूं, मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये पूरा सॉलिड कैपिटल M है और ये m/8 माइनस मास है। बट देन यू माइट से, पर एक्चुअल में तो ये हॉलो ही है। देखो, एक्चुअल में ये हॉलो है, लेकिन ये वो वाला हॉलो है नहीं जिसके अंदर 0 हमने लिया। तो लिया क्या, हमने तो प्रूव भी किया, याद आ रहा है? ये वो वाला नहीं है हॉलो, वो हॉलो एक स्फेरिकल यूनिफॉर्म शेल था। ये हॉलो कहां यूनिफॉर्म है बताओ जरा? एक तरफ पूरा मास है और एक तरफ से हॉलो है, तो ये यूनिफॉर्म भी नहीं। इसलिए हम इसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं? हम इसको ट्रीट कर रहे हैं एज ए कैपिटल M पूरा भरा हुआ है, पूरा ये भी भरा हुआ है, ये, और यहाँ पे माइनस m/8 मास रखा है, तब जाके वो हॉलो पार्ट क्रिएट। हम इसको विजुअलाइज ऐसे करते हैं। नहीं, ये हम हॉलो ट्रीट नहीं कर सकते, और मास होने की इसकी वजह नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। अगर बाहर मास है तो भी हॉलो ट्रीट कर सकते हो, जैसे इस केस में। इस केस में अगर देखोगे तो अंदर फील्ड इंटेंसिटी 0 आएगा, यहाँ पे कहीं पे भी, जरूरी नहीं कि सेंटर, यहाँ पे इंटेंसिटी क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये एक हॉलो शेल है बट थिक शेल, इट्स अ हॉलो थिक शेल, इसकी इंटेंसिटी 0 होगा अंदर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर ऐसे देख सकते हैं कि m/8 मास आई कैप की तरफ अटैक कर रहा है, तो वो कंट्रीब्यूशन माइनस होना है।
अच्छा चलो ठीक है, तुमने जो लैंग्वेज यूज किया ना, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं। ही इज मेड डिसेंटली गुड लैंग्वेज, मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। एक काम करो, मैं अगर इसको इमेजिन इस तरह से करूं कि अगर ये मास होता, अगर ये मास होता तो ये कंट्रीब्यूशन आता, हाँ ये आता, उसमें से कुछ तो इसका भी कंट्रीब्यूशन रहा है ना। क्या रहा है? इधर रहा। अगर ये एक सॉलिड मास होता, पॉजिटिव मास होता, तो उसका कंट्रीब्यूशन इधर होता, कुछ कंट्रीब्यूशन। अब क्योंकि इसको हटा दिया तो इसको हटाना, तो हटाओगे कैसे? इधर की जगह उधर कर दोगे, यही तो हटाने का तरीका होगा। तो दैट इज अनदर वे ऑफ थिंकिंग कि ये माइनस मैंने क्यों रखा है या नहीं। अच्छा अब एक काम करो, 6 पॉइंट को कर लो। अभी भी अगर कन्विंस नहीं हो तो पूछ सकते हो। रिमूव्ड कैविटी है उसको हमें सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर करना है। एक सेकंड, हाँ बेटे, तो जो रिमूव्ड कैविटी उसको हमें सॉलिड स्फीयर की तरह कंसीडर करना है। सॉलिड स्फीयर की तरह ही कंसीडर किया, बट यू माइट से लेकिन हम लोगों ने तो हॉलो स्फीयर का ऑलरेडी थ्योरी पढ़ रखा है। हमने जो हॉलो स्फीयर का थ्योरी पढ़ा है ना, वो यूनिफॉर्म हॉलो के लिए था, यूनिफॉर्म थोड़ी है। इसलिए वो हॉलो का थ्योरी तो बिल्कुल साइड में कर दो, उसको तो बिल्कुल याद ही मत रखो, उसका कोई वैलिडिटी नहीं। और वैसे भी ये क्वेश्चन ना न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वैसे भी सॉल्व नहीं हो सकता अगर तुम इसके फॉर्मेट नहीं बदलोगे। तो फॉर्मेट मैंने कैसे बदला? मैं बोला एक काम करो, इसको भर दो पहले, तो उससे क्या हुआ, एक सिमेट्री आया जिसमें कि मैं न्यूटन्स लॉ को यूज कर सकता हूं, पर उसके लिए मुझे भरना पड़ा, विच इज नॉट अलाउड। तो मैंने क्या किया, बाद में हटा भी दिया। वो हटाने वाले प्रोसेस का ही ये कंट्रीब्यूशन है, ये जो हटा रहा हूं मैं उसका कंट्रीब्यूशन ही है। अब आ जाओ E6 पे। E6 पे देखना यही वैल्यूज आएंगे, बस ये कि ये माइनस आई कैप की जगह प्लस आई कैप हो जाएगा। अब तो ठीक है, क्योंकि अब पॉइंट उस तरफ हो गया, तो इफेक्टिवली ये नेगेटिव मास रिपेल करेगा और ये बड़ा वाला मास जो अट्रैक्ट करेगा। तो यानी क्या होगा, ये सेम आएगा बस। तो E6 के लिए काम करो, मैं ये 6 ही लिख देता हूं, बस इसको प्लस आई कैप कर, देखना आंसर वही है। नहीं, इसके सेंटर, हाँ ये 3r/4 होगा, ये चेंज आएगा, ये 3r/4 हो गया और वहां पे आ गया बस। तो देखना करके क्या आएगा। तो E6 को मैंने वहां नहीं लिखा, मैंने यहीं पे लिख दिया, इसको थोड़ा मिटा दिया, एक 3r/4 कर दिया और r/4 कर दिया और इसको प्लस आई कैप कर दिया, देखना वही आ रहा है। तो सरप्राइजिंग पार्ट इज दैट ये क्या हो रहा है, हमने अभी तक टोटल 5 पॉइंट्स ले लिए, 1 2 3 4 5, गिनती 6 तो इसलिए क्योंकि हमने एक बाहर का भी पॉइंट लिया। ये पांचों पॉइंट्स पे फील्ड इंटेंसिटी बराबर आ रहा है। तो एक काम करें, हम लोग x डिस्टेंस ले लेते हैं, बेटर है। तो एक काम करते हैं, इसको जनरलाइज करते हैं, यानी अब ये 5 6 का किस्सा छोड़ो, अब मैं कहता हूं एक काम करो, एक x डिस्टेंस दूर ले लो, यहां पे x डिस्टेंस दूर E7 कर देता हूं इसको। अब E7 का बताओ कंट्रीब्यूशन क्या है। यानी अब कोई भी जनरल पॉइंट तो क्या आएगा, Gmx/r³ माइनस आई, ये आएगा पूरे m मास का कंट्रीब्यूशन, और क्या प्लस Gm/a/r/2 होल क्यूब इनटू चलेगा, क्योंकि ये पॉइंट मैंने सेंटर के उस तरफ लिया, इसलिए देखो मैंने इसको प्लस कंट्रीब्यूशन माना। और सॉल्व करके देखना आ जाएगा Gm/2r² माइनस आई। सॉल्व करके देखना हमेशा ये आता है, सॉल्व करके देखना हमेशा ये आएगा, इक्वल टू माइनस ऑफ Gm/2r², यानी x से कोई लेना देना नहीं है। सोम हैज आस्क्ड कि अगर मान लो स्फीयर लिखा है तो हम लोग क्या मानेंगे, हॉलो या सॉलिड। ये याद करके देखो, मैंने रोटेशन चैप्टर में समझाया था, शेप्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी सॉलिड। तो सिलेंडर बोले तो भी हम सॉलिड सिलेंडर मानेंगे, स्फीयर बोले तो भी हम सॉलिड स्फीयर मानेंगे। हॉलो स्फीयर का क्वेश्चन में पूछना होगा तो लैंग्वेज में बताया जाएगा कि लेट्स टेक ए हॉलो स्फीयर या फॉर ए हॉलो स्फीयर समथिंग लाइक दैट, अदरवाइज हम सॉलिड ही लेंगे। खैर यहां तो क्वेश्चन में कैविटी लिखा ही है पहले से ही, इसमें कोई क्वेश्चन में तो कोई डाउट नहीं है। इंटरेस्टिंगली पता क्या है, अब एक चीज और बताता हूं, हमने अभी इसी लाइन के ऊपर ढूंढा है, ठीक है, टाइम है, चलो टाइम तो ओवर हो गया। एक काम करना, मैं होमवर्क दे रहा हूं, इस पॉइंट पे ट्राई करो, इस पॉइंट पे इंटेंसिटी देखना, यही आंसर आएगा और माइनस आई कैप आएगा, ऐसे नहीं आएगा।
ऐसे उम्मीद मत करो कि इंटेंसिटी इस पॉइंट पे ऐसे आएगा, नहीं आएगा, चेक करके देख सकते, देखना इसका भी इंटेंसिटी ऐसी है और माइनस आई क्या है वो नहीं, सिर्फ तुम एक काम करो इसके बीच वाले पॉइंट पे ट्राई करो, तो ऐसे में लगता होगा शायद, ऐसे में शायद लगता होगा कि इंटेंसिटी इस तरफ होगा या कुछ ऐसे होगा, देखना वो भी नहीं होगा, देखना इसमें भी माइनस आई क्या पाएगा और इसमें भी माइनस आई क्या, ट्राई करके देख सकते। नॉट ओनली दैट, देखना वैल्यू भी यही आएगा, वैल्यू भी देखना ये आएगा। इसलिए अब मैं बता देता हूं स्फीयर के अंदर, ये मैं जनरलाइज स्टेटमेंट में बता देता हूं, फॉर एनी कैविटी, स्फेरिकल कैविटी, for any spherical cavity inside solid sphere, बस ये लास्ट स्टेटमेंट है, E is equal to यूनिफॉर्म, पूरे कैविटी के अंदर वही फील्ड है। तुम कल घर में जो है ना ये वाला पॉइंट ट्राई करके देखो, ये वाला मिड पॉइंट ट्राई करके देखना वही आंसर है, ठीक है। तो कल जो है मैं इसका जनरलाइज्ड आंसर दे दूंगा कैसे क्यों होता है, दैट विल बी द बेटर आइडिया। पहले हम लोगों ने भी एक्सप्लोर किया है, देहा में दास की, इसका मतलब क्या जे कैप पूरा कैंसिल हो जाएगा, अभी विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन देखना जे कैप पूरा कैंसिल होगा, वो ट्राई करोगे तब पता चलेगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं। सो मैं दास की आज जो आपने पढ़ा है वो भी सीपीटी में आएंगे क्या? नहीं ये नहीं आएंगे इसमें, तो आज हाँ ये वाला अच्छा एक ही माइनस, ठीक माइनस एक ये आएगा माइनस, ठीक है। चलो ओके आज के लिए इतना ही करते हैं, विल एंड एंड देन मीट एंड कंटिन्यू टुमारो।